लास्ट इसमें हमने क्या देखा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने अर्ली अटेम्प्ट्स देखना स्टार्ट किया था। तो अर्ली अटेम्प्ट में सबसे पहले हमने देखा लोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन कैसे किया। उन्होंने क्या किया था, ट्रायड्स बनाए थे, बट वो जो क्लासिफिकेशन था लोबेराइनर ट्रायड का वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वो 3 ट्रायड के अलावा यानी 9 एलिमेंट्स के अलावा वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसे बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और वो अरेंज करने के बाद उन्हें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट द प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिपीटेड। क्या हो रहा है, देखो इस तरह से अरेंज किया उन्होंने, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। These elements are arranged in the increasing order of atomic masses। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे अरेंज किए। उसके बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था वो 8th एलिमेंट उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सेम है प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप यहाँ से काउंट करोगे, ये जो सेकंड एलिमेंट है अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट आ रहा है। तो ये फर्स्ट और 8th एलिमेंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। सिमिलरली फिर से यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये भी एलिमेंट फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक के नीचे एक आने चाहिए, इसलिए उन्होंने 7 के रो बनाए, 7 के ऐसे हॉरिजॉन्टल रो बनाए, और उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आफ्टर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट आर सिमिलर, और the properties are getting repeated every after 7 elements। तो इस लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी इसे ऑक्टेव क्यों बोला गया है, क्योंकि फर्स्ट एंड 8th की प्रॉपर्टी सेम है। आपको म्यूजिकल नोट्स के बारे में पता होगा, म्यूजिकल नोट्स 7 रहते हैं, 7 सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8th जो नोट रहती है सा वो क्या होती है, रिपीट होती है। फर्स्ट नोट सा थी और 8th नोट भी क्या है, सा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, न्यूलैंड ने क्या बोला कि यहाँ पे भी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। बट इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे। उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे। जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे। आउट ऑफ द 56 एलिमेंट उन्होंने क्या अज्यूम किया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसीडर ही नहीं की कि फ्यूचर में आगे जाके एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं जिसे हमें इस टेबल में रखना पड़ेगा। बट उन्होंने ये पॉसिबिलिटी डिनाई कर दी। उन्होंने बोला कि सिर्फ क्या नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि अभी हमें पता है ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था न्यूलैंड का। उसके बाद सेकंड मेजर ड्रॉबैक क्या था कि ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया वो अप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैल्शियम है, सिर्फ कैल्शियम तक ही वो अप्लीकेबल था, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर आप मैच करके देखोगे तो वो सिमिलर नहीं आ रही थी। क्या ड्रॉबैक था कि ओनली कैल्शियम तक ही इनका लॉ जो था, ऑक्टेव का लॉ जो था वो एप्लीकेबल था, क्योंकि इसके बाद जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तो वो सिमिलर नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड का लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट, जो हल्के एलिमेंट्स है उनके लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक एलिमेंट लाने के लिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे एलिमेंट को एक के नीचे एक लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक कॉलम में रख दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इनके साथ उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, क्योंकि उनको क्या करना था, बाकी के एलिमेंट एक के नीचे एक लाने थे, इसलिए 2 एलिमेंट उन्होंने एक ही स्लॉट में रखे। ये तो उन्होंने ये तो रॉन्ग ही था 2 एलिमेंट एक स्लॉट में रखना, बट उसके साथ ये जो कॉलम है यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये क्या है, नॉन मेटल्स है, और इसके स्लॉट में उन्होंने क्या रखा, कोबाल्ट और निकेल रखा। ये दोनों कौन से हैं, मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्लॉट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है। और उन्होंने क्या बोला था कि एक के नीचे एक जो आएंगे एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो उन्हीं का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उन्हीं का स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। तो इसलिए ये भी एक थर्ड मेजर ड्रॉबैक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे आएगा कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो भी मोस्ट किसी केस में उन्होंने एक के नीचे एक नहीं रखे। जैसे कि ये देखो, ये आयरन जो है ये इन्होंने यहाँ पे इस कॉलम में रखा है और कोबाल्ट और निकेल यहाँ पे है,
क्यों परमानेंट ये कहाँ चाहिए थे, देख वो चाहिए थे एक ही कॉलम में चाहिए थे, बट वो कहाँ है, एक दूसरे के बहुत दूर है। तो इस तरीके से ये जो न्यूलैंड ने जो भी क्लासिफिकेशन किया था, इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है। ये फिर से यहाँ पे आपको सर्वेश ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो न्यूलैंड का मैं ड्रॉबैक फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, यानी लाइटर एलिमेंट तक ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है। उसके बाद फर्स्ट और एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, मैच नहीं होती। उसके बाद जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, एक इसमें रखा और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को दूसरे कॉलम में रखा। और उन्होंने अज्यूम किया कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उससे ज्यादा अगर फ्यूचर में पॉसिबल उससे ज्यादा फ्यूचर में एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की पॉसिबिलिटी उन्होंने कंसीडर नहीं की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक। ये समझ में आ गया, न्यूलैंड समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट इसमें प्रोसीड करूंगा। न्यूलैंड के बाद हमें देखना है मेंडेलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर न्यूलैंड समझ में आ गया होगा तो मैं मेंडेलीव की तरफ प्रोसीड करता हूं। देखो जो अभी हमने देखा था कि जो इसके न्यूलैंड के कुछ क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, शॉर्टकमिंग्स थे, जिसके वजह से और दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो उसके बाद नोटेबल कंट्रीब्यूशन था मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम अब तक जो चल रहा था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करने का इसके पहले भी साइंटिस्ट ने ट्राई किया था। इन्होंने भी सेम वैसे ही किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। He also arranged the elements in the increasing order of atomic masses. But उन्होंने क्या किया, टेबल प्रिपेयर किया। यहाँ पे मैं एक टेबल आपको निकाल के बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये मेंडेलीव का टेबल है क्लासिफिकेशन वाला। उसमें उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज निकाले और 8 ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर किया। इस टेबल में उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिसे नाम दिया गया पीरियड। इसे उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, इस वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप। ये हो गए पीरियड और ये है ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से उन्होंने 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड वाला एक टेबल बनाया, ठीक है। अभी इसे पीरियोडिक क्यों बनाया हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले इतना समझ लो कि ये क्या है, मेंडेलीव का टेबल है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स को वो अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको एक एक करके प्लेस करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो लीस्ट एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट था वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ठीक है, मैं इधर देख के बात करता हूँ तो आपको आवाज आएगी। देखो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था वो फर्स्ट इसमें रखा, ठीक है। उसके बाद जो हायर एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट रहेगा वो नेक्स्ट इसमें रखा, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी, इसलिए वो क्या करते गए, नेक्स्ट प्रोसीड करते गए, सामने सामने को लिखते गए। उसके बाद नेक्स्ट हायर एटॉमिक मास वाला ये आएगा। उसके बाद ऐसा एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच कर गई। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट ऐसा एलिमेंट आया, उसकी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच कर गई, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे इसके नीचे रखा, ठीक है। इसके बाद जो हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी ये सेकंड वाले एलिमेंट से मैच नहीं की, ये थर्ड वाले एलिमेंट से मैच की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गैप छोड़ दी, क्योंकि वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा था और उसका एटॉमिक मास वो हायर था, इसलिए इसे यहाँ पे न रखते हुए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, गैप रख दी और यहाँ पे उसे प्लेस कर दिया, क्योंकि ये C और ये E की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से उसे अरेंज कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट ऐसे अगर समझ लो उन्होंने आगे आगे फिल करते गए और एक समय ऐसा आया कि दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो गई, जैसे कि अगर यहाँ पे K और L ये दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर गई A और D से, इसलिए उन्होंने क्या किया एक ही स्लॉट पे दोनों एलिमेंट को रख दिया, एक ही स्लॉट पे क्या किया दोनों एलिमेंट को रख दिया क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी इसके साथ, ठीक है, इसके साथ मैच नहीं कर रही थी इसलिए दोनों को एक ही साथ यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा टेबल जो है वो यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया क्लासिफिकेशन किया। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, उन्होंने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी जिनकी सेम है उनको एक के नीचे एक लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखो जिनकी तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी वो क्या आएंगे एक वर्टिकल कॉलम में आएंगे जिसे क्या बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आवाज आ रही है क्या? क्या अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है क्या? Am I audible now? अभी आ रही है आवाज? Now am I audible? अभी आ रही है क्या आवाज? अभी तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। स्टिल लो वॉइस। हेलो अभी आ रही है आवाज? हाँ ओके। देखो तो मेंडेलिव ने क्या किया जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और ऐसे करते समय देखो यहाँ से वो प्रोसीड करते गए, जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था उसको पहले रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रहेगा उसे नेक्स्ट रख दिया। ऐसे रखते समय उनको क्या रियलाइज हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसके साथ अगर ये एलिमेंट समझ लो ये ए एलिमेंट है, इसके साथ ये डी एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो उन्होंने क्या किया उसके नीचे उसे प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके आगे वाला जो एलिमेंट था नेक्स्ट हायर एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी, ये वाले थर्ड एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी, तो उसके नीचे रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया इस टेबल में उन्होंने गैप्स भी छोड़े, ठीक है। और अगर किसी दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी तो एक स्लॉट में दो एलिमेंट भी उन्होंने प्लेस करे, ठीक है। क्यों किए? ताकि एक कॉलम में एक वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप बोलते हैं उसमें ऐसे एलिमेंट आने चाहिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। In order to bring the elements having the chemical property same in the same group, he created gaps in this table, ठीक है। उनके टेबल में उन्होंने क्या किया गैप क्रिएट किए, ठीक है। या फिर एक की जगह एक स्लॉट में दो एलिमेंट भी उन्होंने क्या किए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी प्लेस किए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ एक कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई सेम हो गई। तो अभी ये अरेंज करने के बाद उन्होंने लॉ दिया जिसे बोला जाता है मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ। इसे पीरियोडिक क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे ये ए एलिमेंट है, ठीक है, इसके बाद ये डी, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक प्रॉपर्टी क्या हो रही है रिपीट हो रही है, एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। यहाँ से भी देखो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर से फिक्स इंटरवल के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी रिपीट होगी। तो इस तरीके से ये एक पीरियोडिक यहाँ पीरियोडिसिटी दिख रही है आपको। पीरियड मतलब होता क्या है एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई इवेंट रिपीट होता है तो उसे हम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, इसलिए इसे पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और ये पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो रहती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, और वो भी कैसे? पीरियोडिकली।
एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी, पर पीरियोडिकली क्या होते हैं वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो ये है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ, और इसलिए इस टेबल को बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रही है, रिपीट। यहाँ पे देखो फिक्स इंटरवल के बाद फिर से आई है सेम प्रॉपर्टी, फिर से सेम इंटरवल पास हो गया, उसके बाद फिर से क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसे पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। समझ में आया? तो देखो ये तो हम बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ रहे हैं, बट कौन सी प्रॉपर्टी? टाइम हो गया क्या? देखो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, बट मेंडलीव ने कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर की? सभी प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज क्या करी यहाँ पे कंसीडर की है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी? हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, बट कौन सी? ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहते हैं वो हाईली रिएक्टिव है, वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंडलीव ने कंसीडर की। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा, और अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वहां पे हाइड्राइड बनाता है। तो अगर जो एलिमेंट्स सेम फार्मूला वाले ऑक्साइड्स और सेम फार्मूला वाले हाइड्राइड्स बनाते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, और ऐसे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक इसमें प्लेस किया। फॉर एग्जांपल देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं, इन तीनों की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, Li2O, Na2O, K2O, ठीक है ना। यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होगा, रिस्पेक्टिवली Li2O फॉर्म होगा, Na2O और K2O। यहाँ पे देखो जो पहला एलिमेंट जो है वो ये यहाँ पे जो मेटल है वो पहला कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, Li2, Na2 और K2, और ऑक्सीजन 1 टाइम ही आ रहा है। तो इसका मैं जनरल फार्मूला कैसे लिख सकता हूँ, इन तीनों का मैं जनरल फार्मूला लिख सकता हूँ R2O, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर दिस एलिमेंट्स, ठीक है। तो R मैंने यहाँ पे जनरल ले लिया, तो इन तीनों का मैं क्या लिख सकता हूँ, जनरल फार्मूला लिख सकता हूँ R2O। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे सेम फार्मूला वाले अगर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स अगर बनाते होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उन्हें हम एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे उन्होंने कंसीडर की। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो LiH फॉर्म होगा, NaH और KH, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखो सेम फार्मूला वाले हाइड्राइड्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। LiH, NaH और KH, इनका भी मैं जनरल फार्मूला कैसे लिख सकता हूँ, RH, ठीक है। तो एक सेम फार्मूला वाले क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एक ही ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने यहाँ पे कंसीडर की। अभी आप एस्टर अगर होगी आपके पास तो आप निकालो, उसका पेज नंबर मैं बताता हूँ, वहां पे आपको देखना है। ठीक है, एस्टर का पेज नंबर 273 जो है वहां पे टेबल दिया है। ठीक है, उसमें देखो, चलो प्रोसीड। चलो प्रोसीड मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये टेबल नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो पेज नंबर 273 पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट दिया गया है। यहाँ पे देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स है, यहाँ पे 6 ही पीरियड दिखाए ये, क्योंकि ये पार्ट ऑफ टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे 8 ग्रुप्स दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि फर्स्ट ग्रुप के नीचे यहाँ पे ऑक्साइड का फार्मूला दिया है, जनरल फार्मूला R2O, और हाइड्राइड का फार्मूला दिया है RH। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, R2O फार्मूला वाले, ठीक है। जैसे कि वहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन सा ऑक्साइड बनेगा, H2O, ठीक है। उसके बाद Li, वो LiO बनाएगा, H2O बनाएगा, Li2O, Na2O, K2O। इस तरीके से वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। हाइड्राइड भी वैसे ही, देखो LiH, NaH, KH, इस तरीके से वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो आपको दिखेगा कि मेंडलीव ने क्या किया है, अपने ग्रुप के, यहाँ पे अभी मैंने नहीं दिखाया बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ग्रुप स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का फॉर्मूला बताया,
उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी कंसीडर की थी उन्होंने, ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स की। तो उनका जनरल फार्मूला यहाँ पे बताया। इसका मतलब इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो उस केमिकल फार्मूला वाले ऑक्साइड्स और हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंडेलीव की टेबल में दिखेगा, वो जनरल फार्मूले आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये है मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, आई होप इतना